वाकई में लोग सिर्फ पाना चाहते हैं, गाड़ी पाना चाहते हैं, बंगला पाना चाहते हैं, BMW पाना चाहते हैं कि हर महीने हम अपनी नई नई गाड़ी बुकिंग कराएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप चाहो मत, खूब चाहो, लेकिन इसका दूसरा साइड भी है। हम उस साइड को भूल गए हैं कि जहां पर खुद ही जीना भूल गए। हम गाड़ी के पीछे, पैसे के पीछे और इतने अंधे हो चुके हैं कि इंसानियत को तार तार करने में एक समय 1 मिनट का भी वक्त नहीं लगा। गांधी जी यात्रा करते थे तो गांधी जी के साथ भी लाखों लोग चलते थे पैदल। हमने तो पढ़ा ही है गांधी जी को। तो गांधी जी का खाना कौन बनाता होगा? इतने लोगों का खाना कौन बनाता होगा? मतलब कमाना सीख जाओगे अगर आप पंचर बनाना सीख गए। तो मैंने देखो, बोलने के लिए आप कभी भी बोल सकते हो, बोलने के लिए, क्योंकि जितने भी एंकर और एंकराएं जो बोल रही हैं ये अपना थोड़ी ना बोल रही हैं। क्योंकि अमूमन लोग सोचते हैं ना कि पानी पिलाना बड़ा खराब चीज हो जाती है, हम तो नेता बनने आए थे। क्योंकि वहां पर धीरे धीरे उस आंदोलन में लोग सफेद कपड़ा, सफेद कलफ वाला और नील डाल के उसमें आने लगे। बिल्कुल, आपकी इस बात में मैं कहूँगा हर शब्द में एक सच्चाई है कि हर व्यक्ति आज के टाइम में होशो है, बस उनके पास संसाधन थे और लोगों के पास नहीं है। बिल्कुल सत्य बात है। तो हम आगे बढ़ते हैं, वापस हम सर 100 फाउंडेशन स्पिरिचुअल पर आते हैं। तो आप अपने कुछ एक ऐसे ग्राउंड प्रोजेक्ट बताएं जो अभी आप कर रहे हो लोगों की भलाई के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। तो स्वागत है आपका एक और शानदार पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट में कुछ नया होने वाला है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 100 फाउंडेशन के फाउंडर के साथ। मिस्टर कौशलेंद्र जी हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं। तो पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि 100 फाउंडेशन की उन्होंने शुरुआत क्यों करी, मीडिया लाइन से छोड़ के वो इस फाउंडेशन को स्टार्ट करने के पीछे उनका नजरिया क्या था, सोच क्या थी और अप्रोच क्या है, और इस फाउंडेशन से वो लोगों की किस तरीके से मदद कर रहे हैं, कैसे लोगों का भला हो पा रहा है, और उनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी, और अभी वो इन करंट लोगों किस किस प्रोजेक्ट में अपना काम कर रहे हैं, सो दैट कि आप लोग उसको जान पाए, समझ पाए और जो भी लाभार्थी हैं उन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाए। तो हम स्वागत करते हैं कौशलेंद्र सर का। सर नमस्कार। नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया सर। तो कौशलेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं एक आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेना चाहूंगा सो दैट हमारे व्यूअर्स आपसे कनेक्ट हो पाए। देखिए, मेरा नाम कौशलेंद्र है और मैं स्व स्पिरिचुअल फाउंडेशन में कार्य करता हूँ, उसका फाउंडर हूँ, और एज ए स्पिरिचुअल ऑरेटर के तौर पर मैं लोगों से कनेक्ट कर रहा हूँ। और जीवन दर्शन, क्योंकि हमारे समाज में जीवन का बेहद महत्वपूर्ण रोल रहता है, क्योंकि हम जीवन को जीते हैं, लेकिन जीवन को जीते जीते कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो छूट जाती हैं, और वो हम स्वयं से ही उसको प्राप्त कर सकते हैं, स्वयं में खोज सकते हैं, स्वयं को खोज सकते हैं, तभी एक अच्छा जीवन हम जीने के योग्य बन पाते हैं। तो इसी सिलसिले में और स्व स्पिरिचुअल एक उन्नति है। कौशलेंद्र जी, मैं बिल्कुल मानूंगा और आप लोग भी विश्वास मानेंगे कि आप बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में भागदौड़ की दुनिया में हर इंसान रैट रेस में लगा हुआ, पाना चाहता है कि पहले घर, फिर गाड़ी, फिर इंसान, फिर ये ख्वाहिशें, फिर ट्रिप, फिर वो, और वो स्वयं को भूल चुका है। स्वयं को भूल चुका है, बिल्कुल। अंत क्या है ये उसको पता नहीं है कि अंत में उसको कहाँ पहुंचना है, स्वयं से ही मिलना है। बिल्कुल। तो मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा आपकी फाउंडेशन के लिए, जो आपने एक स्पिरिचुअल जर्नी लोगों के लिए स्टार्ट करी है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि एज ए ऑडिटर जो आप इसमें काम कर रहे हो, तो आप लोगों की किस तरीके से हेल्प करते हो? देखिए, इसमें स्पिरिचुअल ऑडिटर के तौर पर जो मैं कार्य कर रहा हूँ, इसका सीधा यह है कि सबसे पहले मैं उन लोगों तक पहुँच रहा हूँ जो अपने आप को जानना चाहते हैं, जो भूल गए हैं। जैसे आपने कहा कि भाग दौड़ की ज़िंदगी में वाकई में लोग सिर्फ पाना चाहते हैं, गाड़ी पाना चाहते हैं, बंगला पाना चाहते हैं, BMW पाना चाहते हैं कि हर महीने हम अपनी नई नई गाड़ी बुकिंग कराएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चाहो मत, खूब चाहो, लेकिन इसका दूसरा साइड भी है। जब ईश्वर ने इस संसार को बनाया तो ईश्वर ने BMW नहीं बनाई, फॉर्च्यूनर नहीं बनाई, ईश्वर ने लोहा बनाया, ईश्वर ने मिट्टी बनाई, और मिट्टी से फिर ईंटें बनी, ईंटों से हम अपने घर बंगले बनाने लगे।
हम उस साइड को भूल गए हैं कि जहाँ पर खुद ही जीना भूल गए। हम गाड़ी के पीछे, पैसे के पीछे और इतने अंधे हो चुके हैं कि इंसानियत को तार तार करने में एक समय, 1 मिनट का भी वक्त नहीं लगाते हैं। आपके हमारे कितने भी पुराने संबंध हों, कितने भी पुराने रिलेशन हों, लेकिन जहाँ पैसे की बात आ जाए, जहाँ पद की बात आ जाए, हम उन संबंधों को कैसे भुला सकते हैं? सवाल ही नहीं उठता। एक अच्छा इंसान, ईश्वर ने सबके साथ में जब अब देखिए, सिमिलरिटी देखिए, आप और हम दोनों लोग बैठे हैं, अगर अंतर पूछेंगे तो कोई अंतर नहीं है। आपकी नाक है, मेरी आँख है, कान है, बिल्कुल है, लेकिन जो सोचने की क्षमता है, जहाँ से हम सोच रहे हैं, जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा दिमाग है, वो ईश्वर ने अलग कर दिया। बिल्कुल, यहीं से हम लोग डिफरेंट हो गए। लेकिन ईश्वर ने ये डाला कि जब ईश्वर ने इंसान को बना दिया तो फिर उसने इंसानियत भी डाली, और ईश्वर ने ये भी कहा, कहा जाता ना कि कड़ में ईश्वर का रूप है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है। तो हमारे अंदर का जो ईश्वर है, हमें इंसानियत को ही खोजना है। जब हम इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को खोज लेते हैं, हमारे अंदर जागृत होती है, हम ईश्वर को पा लेते हैं। बस उसी यात्रा में स्पिरिचुअल एक काम कर रहा है। दर्शकों, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि कौशल जी काफ़ी सालों से मीडिया लाइन में भी थे, और मीडिया में इन्होंने बहुत सारे मैं कह सकता हूँ लोकेशंस पे काम किया, अलग अलग चैनल्स चलाई हैं सर ने, अलग अलग। जैसे पहले जो मीडिया लाइन था, ऑब्वियस है कि टीवी चैनल्स पर सर आते थे, एडिटर इन चीफ थे, खुद के चैनल रह चुके हैं। जी 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 जी। तो मीडिया लाइन में आना कैसा हुआ? देखिए, इसकी शुरुआत मैं आपको बताऊं, बड़ा खतरनाक और दर्दनाक भी है। मैं शुरू से शुरू करता हूं जी। मैं आपको बताऊं, गांव का एक छोटा सा लड़का जो 10+2 करने के बाद एडमिशन हुआ हमारा बीटेक में। तो पिताजी डॉक्टर थे, तो उन्होंने कहा कि लड़का इंजीनियर बनना चाहिए। तो एक तरफ बीटेक चल रही थी और दूसरी तरफ देश में क्रांति चल रही थी। क्रांति कौन सी? 2011 वाली क्रांति, अन्ना क्रांति। अब जब मैं बीटेक कॉलेज से जब घर आता था, अखबार को देखता था, उसमें अखबार की बड़ी बड़ी हेडिंग देखते हुए मन बड़ा विचलित हो जाता था, क्योंकि प्राणों में मेरी शुरू से क्रांति रही है। कहा कि नहीं, जब देश बदल रहे हैं तो हमारा भी योगदान होना चाहिए। बीटेक में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि बहुत ज़बरदस्ती थोपा गया था। पिताजी कहे कि नहीं, इकलौता लड़का है, इसको बीटेक ही कराएंगे। और हमारी इस बात से लेकर रोज़ बहस होती थी कि हमको जब करना ही नहीं है तो आप ज़बरदस्ती करा रहे हैं। लेकिन पिता तो पिता है, उनके आगे किसकी चलती है। तो हमको तय करना था कि इंडिविजुअल मुझे फैसला लेना है कि बीटेक करना है या छोड़ना है। और एक तरफ जब भी करने का मन करें तो अखबारों की हेडलाइन आ जाए कि अन्ना जी ने आज ये स्टेटमेंट दे दिया कि अब तो सुबह तक देश बदल ही जाएगा। हम कहें कि महाराज हम पीछे छूट जाएंगे, देश बदलने में हमारा भी योगदान होना चाहिए। ये सपने थे। तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा, शाम का वक्त था जब मैं डिसीजन ले रहा था, तो बड़ा उदास, निराश और डिसीजन हो चुका था कि मैं घर को छोड़ूंगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि उस वक्त बड़े बड़े लोग अन्ना जी के साथ में जब देखते थे तो मेरे मन में ये आता था ये भी छोड़ के ही आए। तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा, सरसों का तेल लेके आओ, घर में सब्जी बनेगी। तो 65 रुपये माँ ने मुझे दिए, कहे कि जल्दी लेके आना। तो वो 65 रुपये लिए, और एक शर्ट में, बैग भी नहीं, एक शर्ट में मैंने 2-4 कपड़े रखे ताकि ये न लगे कि ये घर से भाग रहा है, घर छोड़ के जा रहा है। तो माँ ने पूछा कि ये कहाँ ले जा रहे हो कपड़े? मैंने कि इस्त्री कराने के, प्रेस कराने के लिए। और माइंड में कन्फर्म हो चुका था कि मुझे घर को ड्रॉप करना ही करना है, छोड़ना है। तो हम शिकोहाबाद पहुँचे, गांव से 18 किलोमीटर दूर। पहुंचने के बाद कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था, कोई कुछ नहीं था। कालिंद्री एक्सप्रेस का इंतज़ार किए बिना टिकट। और मैं बता दूं कि मेरा इस दिल्ली में आज तक, अभी तक तो यार दोस्त बन गए, वही रिश्तेदार हैं, वही दोस्त हैं, मेरा कोई दोस्त नहीं था। मैं दिल्ली जानता ही नहीं था कि दिल्ली है कहाँ। बस सपनों की दिल्ली देखता था कि जैसे ही उतरेंगे तो अन्ना जी सामने मिल जाएंगे बैठे हुए, क्या हो कौशलेंद्र, स्वागत है, लाल किला इधर होगा, इंडिया गेट बगल में ही होगा, दिल्ली ऐसी होगी। तो कालिंद्री एक्सप्रेस में बैठे, टिकट भी लेना नहीं जानते थे कि कहाँ से लें, क्योंकि कोई डर था ना, क्योंकि पूछ लेगा कि घर से भाग के आए हो क्या, इस बात का डर था। तो कालिंद्री में बैठ के
9, 10, 11 बजे की ट्रेन थी। सुबह 6 बजे मैं पुरानी दिल्ली स्टेशन पर उतर गया। उमंग थी, डर बिल्कुल नहीं था। घर से भागकर आ गया लेकिन डर बिल्कुल नहीं था। उसके बाद जब उतर के आया तो मैंने कहा, अन्ना जी ये तो स्कैम हो गया, अन्ना जी कहाँ मिलेंगे। वहाँ मैंने लोगों से पूछा कि अन्ना जी, तो उन्होंने कहा जंतर मंतर। तो बस बताए कि ऐसे से शायद 502 की ऐसी बस जाती है, बैठ के अपना चले जाओ। वहाँ पहुँचे तो महाराज ध्रुव जी, मैं आपको वो इमोशन बता नहीं सकता हूँ। वो डीप इमोशन था। मतलब ऐसा लगा कि मैंने बाकी जिस चीज़ को छोड़ा था बीटेक को, मुझे लगा कि बीटेक नहीं, मुझे आईआईटी ने मुझे डिग्री दी है। वो डीप मेरा इमोशन था, डीप इमोशन था। पहुंचा तो देखा एकदम लाखों की संख्या में भीड़। मैंने कहा करना है परिणाम। मैंने नहीं सोचा था ना कि मुझे नेता बनना है या वो बनना है, क्रांति करना है। तो वहां पर जब पहुंचे, और मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में था कि उस आंदोलन का बहुत क्लोजली हिस्सा रहा। मेरे पास एक कार्ड भी है टीम अन्ना का, वो चुनिंदा लोगों को दिया गया था, उसमें मैं एक था। क्यों था ये भी बताता हूँ। मुझे मेरी ड्यूटी वहाँ पर लगाई गई पानी पिलाने की, कि कौशलेंद्र, जो लोग आए हैं, जितनों लोगों को पानी पिला सकते हो, खाना खिला सकते हो, उनको पिलाओ। और फिर जब लोग सो जाते थे तो टाट वगैरह घर ही करना, मतलब मैं व्यवस्थापक के तौर पर वो करा। तो मैं बड़ा खुश था, क्योंकि अमूमन लोग सोचते हैं ना कि पानी पिलाना बड़ा खराब चीज़ हो जाती है। हम तो नेता बनने आए थे, क्योंकि वहाँ पर धीरे धीरे उस आंदोलन में लोग सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद कलफ वाला और नील डाल के उसमें आने लगे थे नेता बनने के लिए। तो ध्रुव जी पानी पिलाना जब शुरू कर रहे थे, खाना खिलाना शुरू कर रहे थे, तो अमूमन बन जाते हैं ना, वहाँ पर और भी लोग आए थे, तो उस नज़र से देखते थे कि अरे, एक होता है ना कि पानी पिला रहा है। मैं याद करता था कि इस देश की जब आज़ादी की लड़ाई जब चल रही थी, तो बापू हमारे यात्रा करते थे, गांधी जी यात्रा करते थे, तो गांधी जी के साथ भी लाखों लोग चलते थे पैदल। हमने तो पढ़ा ही है गांधी जी को। तो गांधी जी का खाना कौन बनाता होगा, इतने लोगों का खाना कौन बनाता होगा, कौन पानी पिलाता होगा, कौन व्यवस्थापक होगा। तब मुझे समझ आया कि इस देश की आज़ादी में उस व्यक्ति का भी योगदान है जिसने गांधी जी के आंदोलन में पानी भी पिलाया, खाना भी खिलाया। तो वहाँ तक पहुँचने के बाद जब आंदोलन समाप्त हो गया, और आंदोलन समाप्त होने के बाद राजनीतिक दल बन गए, कुछ लोग चालाकी से सत्ता में पा लिए। अन्ना जी हमारे उधर चले गए, हमारे सपनों की तो हत्या वहीं हो गई। अब हम जाएं कहाँ? घर जाएंगे तो पिताजी बांध के पीटेंगे कि इकलौता लड़का, वो भी उनके सपनों पर खरा नहीं उतर रहा है, और मेरे सपनों की हत्या हो चुकी है। और सिर्फ मेरे ही नहीं, हम जैसे ध्रुव जी लाखों युवाओं की, जिन्होंने नौकरियां छोड़ी, बड़ी बड़ी नौकरी छोड़ दी। कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, वो उसने कहा कि नहीं, क्रांति। तब मुझे ध्रुव जी समझ आया कि इस देश में अब क्रांति संभव ही नहीं है, अब कोई भी क्रांति नहीं होगी, क्योंकि क्रांति प्राणों में होती है, और यहाँ के प्राण सत्ता में बसते हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से सत्ता पर आ जाएं। अब यहाँ पर क्या बदलेगा? उम्मीद थी कि क्रांति से बदलाव होगा। हमने तो वही सुना था, अन्ना जी का मैसेज आता था छोटे वाले मोबाइल में कि घर में क्यों बैठे हो, निकलो घर से बाहर। तो मेरे क्रांति, क्योंकि नज़रिया था ना देश बदलने का, तो मेरा तो वही था कि क्रांति से बदलाव आता है। यहाँ पर क्रांति से एक आदमी, बहुत चतुर प्राणी, वो सत्ता में बैठ गया, और उसके बाद में आपने हालत देखी है कि कैसे शराब के मामले में अपराधी, भ्रष्टाचार के आरोप में। तो मैं समझ गया कि क्रांति अब हो नहीं सकती है, और एक ही चीज होगी, क्रांति से भैया जी कुर्सी पे बैठ जाएंगे, फिर भैया जी के बाद बहन जी आ जाएंगी, बहन जी के बाद फिर भैया जी आ जाएंगे। फिर क्रांति संभव नहीं, क्योंकि क्रांति प्राणों में होनी चाहिए। आप क्रांति के नाम पर लाखों लोगों के सपनों की हत्या कर सकते हैं, ये बात अलग है, लेकिन इस देश में क्रांति संभव नहीं है। ओके, तो फिर आपने अपना न्यूज़ मीडिया चैनल स्टार्ट किया? हाँ, फिर जब मैंने, क्योंकि बीटेक ड्रॉप हो चुका था, तो फिर
यही उसमें था कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो कहते हैं ध्रुव जी, जब आप एक रास्ता पर जा रहे होते हैं तो किसी भी रास्ते पर आप निकल जाइए, किसी भी रास्ते पर ईश्वर ने तय किया होता है। ये हमारी शक्ति है, हमारे अंदर बैठा हुआ जो ईश्वर है। क्योंकि ईश्वर आपके अंदर बैठकर आपसे कहता है कि मुझे ढूंढो। बहुत आसान है, लेकिन होता बहुत कठिन है। अपने आप को नहीं ढूंढ पाते ना। तो कुछ लोग, अच्छे लोग मिले, उन्होंने कहा, क्योंकि मैं उस वक्त जब आदमी सो जाते थे आंदोलन में, तो 8-10 लोग नहीं बैठ जाते हैं वो सड़क के किनारे, तो वो हमको सिखाते थे कि तुम भाषण कैसे दोगे। तो मैं उनको भाषण जब देता था तो वहाँ पर कुछ जर्नलिस्ट भी घूमते रहते थे। उन्होंने हमसे कहा कि देखो बेटा, नेता में कुछ नहीं रखा है, अच्छा बोलते हो और इसकी तुम पढ़ाई कर लो, जर्नलिज्म की। तो मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई स्टार्ट कर दी। करने के बाद मुझे, क्योंकि अच्छे लोग मिल गए थे, उन्होंने कहा कि जर्नलिज्म में ऐसी चीज़ है कि जितना आप प्रैक्टिकल में आओगे उतने आप शार्प हो जाओगे। तो मैं अपनी एक तरफ पढ़ाई करता रहा, दूसरी तरफ सीखता रहा। क्योंकि किसी आदमी ने हमसे कहा था कि आप कुछ ना करो, पंचर बनाना सीख जाओ। आप रोटी मतलब कमाना सीख जाओगे अगर आप पंचर बनाना सीख गए। तो मैंने, देखो, बोलने के लिए आप कभी भी बोल सकते हो, बोलने के लिए, क्योंकि जितने भी एंकर और एंकराएं जो बोल रही हैं, ये अपना थोड़ी ना बोल रही हैं, ये प्रोड्यूसर का लिखा हुआ बोल रही हैं। वहां पर सामने टेलीप्रॉम्प्टर लगा हुआ है, मेकअप आर्टिस्ट कोई और है, ये आएंगी, बोलेंगी कैमरे के सामने और लगातार आपको लगेगा कि वाह कितनी बुद्धिमत्ता है, कितना अच्छा बोल रही कितना अच्छा बोल रही हैं, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं है। 4 शब्द अगर टीपी बंद हो जाए तो सांसें एकदम फूलने लगती हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। तो मुझे अजय भाई साहब, मुझे नाम याद आ गया, तो अजय भैया हमारे थे, वो भी वीडियो एडिटर थे। उन्होंने कहा कि देखो, चेहरा जब अच्छा होता है आदमी का तो कुछ भी कर लेगा, अच्छा बोल लोगे तुम ना, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, आफ्टर इफेक्ट, ये सब सीखो, आपकी पूंछ ही पूंछ होगी। तो मैंने वहाँ से जर्नी को आरंभ किया। पहले सीखा, क्योंकि मैंने 1-2 जगह, मैं उन संस्थाओं का नाम तो नहीं लूँगा, मैंने काम किया था और बड़े चैनल्स में मैंने काम किया। वहाँ पर मैंने उस दर्द को सहा कि वही बात है कि हम लोग तो एसी में बैठे हैं और यहाँ से 300 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण पत्रकार, जिसके अंदर आग लगी है कि मुझे पत्रकारिता का असली अर्थ दिल्ली तक पहुंचाना है, और दिल्ली सोया हुआ है एसी में, वहां से खबर कर रहा है कि सर इस खबर को अभी ब्रेक करना है, तो वो देखेगा कि सत्ता के खिलाफ है कि सत्ता के विरोध में है। तो एडिटर साहब क्या देंगे? अप्रूवल देंगे, तब जाके उस खबर को प्रकाशित होगी कि नहीं होगी। कई घटनाएं, कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, बिल्कुल प्रमाण भी दे दूंगा। लोगों की, छोटे छोटे पत्रकारों की भाई साहब हत्याएं हो गई। क्यों? क्योंकि वो अपने जर्नलिज्म को जीते थे, उनका पैशन था। कई लोगों को अब जैसे हमारे पास पहले आते थे लोग, इंटर्नशिप वाले बच्चे आ गए कि मुझे फलाने एंकर बनना है, तो हम उनको हाथ जोड़ के समझाते थे कि ये नशा है। मान लो आप मदिरा का नशा कर रहे हो, आपकी पत्नी आपसे नाराज हो जाएंगी, कह देंगी इसको छोड़ो, तब हम लोगों का रिलेशन अच्छा हो जाएगा, आप छोड़ दोगे, क्योंकि आपको रिलेशन मजबूत करना है ना, रिलेशन बचाना है जी। ये एक ऐसा नशा है जिसको आप कभी छुड़ा नहीं सकते, कभी नहीं छुड़ा सकते। पत्रकारिता, जर्नलिज्म एक ऐसा नशा है कि आप नहीं छुड़ा सकते हैं। आप बेचैन होंगे जब आप रात में सोएंगे ना और आप कुछ कर नहीं पा रहे सोचा हुआ, तो आप परेशान होंगे, हैरान होंगे, बेचैन होंगे, आपका मन हिल जाएगा। तो मैं उन पत्रकारों का दर्द देखता था कि माथा पीट रहा है एडिटर के सामने, और एडिटर चाय पीते हुए कह रहा है कि अरे इसमें क्या है, कुछ नया लेके आओ, कुछ मसाला लेके आओ। अब उससे पता है कि मैं तो एक वीडियो क्लिप बना के ध्रुव जी की ले आया हूं, ध्रुव जी डंडा लेके बैठे हैं कि बेटा तुम मिल जाओ, इस बार तुमको छोड़ेंगे नहीं। अब प्राणों पर भी संकट और एडिटर जल लगा नहीं रहा है, और तनख्वाह मैं तो जानता हूं, बहुत करीब से मैंने सिस्टम को देखा है। देखिए, मैं जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूं ना, तो एंकराओं की बात ही नहीं कर रहा हूं। ये है ही नहीं जर्नलिस्ट, ये तो सिर्फ एक वाचक हैं
कि कोई भी चीज है इनके सामने आप रामायण रख दो, रामचरितमानस, ये बाँच देंगे। तो इनको कथावाचक थोड़ा ना कहेंगे। इनके सामने आप कृष्ण की कोई भी कहानी रख दो, ये कह देंगे। वैसे ये न्यूज़ है कि एक न्यूज़ आई, एंकर के सामने टेलीप्रॉम्प्टर पे चल रही है और वो पढ़ देंगे। मैं इनको नहीं, मैं छोटे छोटे पत्रकारों का जब मैंने करीब से शोषण देखा तब मैंने कहा कि नहीं, मैं एक अपना संस्थान बनाऊंगा। और प्रजातंत्र टीवी के नाम से मैंने संस्थान बनाया। ओके। और उसको मैंने कई जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और आपका गुजरात, यहाँ पर मैंने टीवी पर टेलीकास्ट किया। अभी भी वर्तमान में मैं ब्रॉडकास्टर में आता हूँ। यूट्यूबर्स वाला सिस्टम मैंने रखा ही नहीं था, क्योंकि वो भी ना एक ऐसे समझ सकते हैं कि चमक धमक वाली दुनिया है, टाइम लेता है। इससे बढ़िया आप नौकरी की तैयारी करो। तो यहाँ से हमारी जर्नी मीडिया का रहा। फिर ध्रुव जी अचानक से मैं द्वंद्व में था। ये बात है कोविड से पहले मैं बड़ा द्वंद्व में था। काम अपना कर रहा था लेकिन शांति नहीं थी। पैसा भी कमा रहा था, ठीक ठाक पैसा भी कमा रहा था, ईश्वर की कृपा से सब कुछ हो रहा था। अच्छा रहने को, खाने को, पीने को, जितना एक इंसानी जीवन, गाड़ी उड़ी, सारी चीज़ें अपने पास व्यवस्थित थीं, लेकिन शांति नहीं थी। सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे दोस्त लोग कहते थे कि आखिर दिक्कत क्या है। अभी जैसे आप बहुत हैंडसम की तरह बैठे हैं लेकिन आपके चेहरे पर तेज ना हो, आप बिल्कुल निराश हों, हताश हों, और समस्या का आपको पता नहीं, क्योंकि समस्या का पता होगा तभी तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। बिल्कुल। तो मेरे दोस्त लोग कहते थे इस चीज़ को कि मतलब दिक्कत क्या है आखिर, और हम वही कहते थे कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो कोविड लगा। कोविड में मतलब एक छोटा सा विषाणु, उसने सबको डरा दिया। जो दम्भ भरते थे कि हमारे देश में तो परमाणु है, वो भी अपनी जान को बचाने के लिए कमरे में घुस रहे थे। परमाणु वाले भी एक छोटे से विषाणु से डर गए। जनता कर्फ्यू में लगा एक दिन, तो मैंने कहा कि चलो आज रिलैक्स हुआ, एक दिन का ही है। दुख वही था कि कल तो फिर खुल जाएगा। लेकिन जब वो आगे बढ़ा तो अपने आप को जानने का मौका मिला। मैंने कहा जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए बनी नहीं है। सच बताएं तो मैं खुश नहीं हूँ। सबसे बड़ी चीज़, एक ऐसी लड़ाई जो कौशलेंद्र की लड़ाई कौशलेंद्र से हो रही थी, जिसकी कोई कल्पना ही नहीं थी। मतलब द्वंद्व था अंदर, जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं। हालांकि मैं डिप्रेशन नहीं बोलता हूँ, क्योंकि वो हमारे अंदर की तो उपज है ना। फिर जब मैंने कुछ ध्यान किए, कुछ राहत मिली, मुझे समझ आ गया कि अपन केवल स्वयं मैं ही हूँ जो मैं ठीक कर सकता हूँ अपने आप को। वहाँ से स्व ने जन्म लिया और सवाल किया मैंने अपने आप से कि कौशलेंद्र, तुमको तय करना है। आज सुबह है, सुबह 6 बज चुके हैं, खुश रहना है या दुखी रहना है? कोई बताने नहीं आएगा आपको। मैंने कहा खुश रहना है। वो दिन और आज का दिन, अब चाहे कितना भी बड़ा संकट आ जाए, कितना भी बड़ा संकट आ जाए, अब फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे पास क्या है, क्या नहीं रहे, आगे हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मैं अपने ध्यान में और इसमें ये सब ऑफलाइन कर रहा था, ऑनलाइन नहीं कर रहा था, ऑफलाइन कर रहा था। सुबह का जितना भी काम था, ध्यान वगैरह इस तरीके से, क्योंकि मैं मीडिया से बिल्कुल किनारा कर चुका था। उसी दरमियान एक बिहार के एक नेताजी हैं, कई बार के विधायक हैं, उनका स्टेटमेंट मैंने देख लिया कि मीडिया का कोई व्यवहार नहीं रह गया है, मीडिया पैसों पर चलता है, मीडिया दलाल है। वो दिमाग, मतलब एक होता ना, निकलने वाले तो थे ही, बस उस चीज़ ने हमको धक्का देके बाहर निकाल दिया मीडिया से। मैंने कहा ये मीडिया हमारे लायक है ही नहीं है। अब क्या है कि चैनल चल रहे हैं, टीम एक लगी हुई है, काम कर रहे हैं, हम 24/7 स्व पर काम कर रहे हैं। और ये जो ऑफलाइन टू ऑनलाइन आने का जो माध्यम बना पिछले साल, वो हमारे 2 दोस्त हैं, सुदीप मणि त्रिपाठी और सचिन पांडे जी। इन्होंने हमको काफ़ी मोटिवेट किया, कहा कि जो चीज़ आप अनुभव कर रहे हो, जैसे मैं 111 सांसों का ध्यान करता हूँ, भ्रामरी प्राणायाम करता हूँ, जहाँ पर आप कलर को देख सकते हैं, आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं, आप एक ऐसी ध्वनि को सुन सकते हैं जो आपके अंदर है। वो भ्रामरी में सबसे बड़ी ताकत है।
इन लोगों ने कहा कि जो आपके अनुभव हैं क्यों ना हम जनता तक लेके चलें, आपका तो भला होगा ही होगा, शायद आपके साथ में 2-4 लोगों का और भला हो जाएगा, तो उसमें क्या ही नुकसान है। बिल्कुल। तो मैं दोनों दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन लोगों ने हमारे जीवन में एक प्रकाश के तौर पर जो दीपक इन्होंने जलाया, जहां से बस वहां से स्व का जन्म हुआ, अब इसको इस तरीके से कर रहे हैं। कौशल जी, मुझे ये बताइए कि जब आप मीडिया में इतने ज़्यादा एस्टेब्लिश थे, ऑलरेडी आपके काफ़ी सारे चैनल टेलीकास्ट हो रहे हैं, ब्रॉडकास्ट आपके चल रहे हैं, तो आपने खुद ही अभी कहा कि मीडिया एक नशा है और उस नशा को छोड़ना नामुमकिन है, क्योंकि मैं भी मानता हूं कि पत्रकारिता हो या पॉलिटिक्स हो, ये इंसान नहीं छोड़ सकता, एक बार आ गया इसमें तो। बिल्कुल। तो इसको छोड़ के फिर 100 स्पिरिचुअल फाउंडेशन की शुरुआत करना, ये कैसे हुआ? देखिए, मीडिया में हम क्या कर रहे थे? मीडिया में हम रिपोर्ट कर रहे थे कि यहाँ पर ये घटना हो गई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने वो पार्टी बदल ली, उन्होंने एक पार्टी बना ली, है ना? इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन उसी के पैरेलल में जब आप देखेंगे, एंजाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशंस बढ़ रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। अब तो नौबत यहाँ तक आ रही है कि डिवोर्स हो रहे हैं और नीले ड्रम में लोगों को भरा जा रहा है। हाँ, कितना ब्रूटल अभी न्यूज़ कितना है। ब्रूटल वो है। तो ये भी किसका दायित्व था? मैंने उस दायित्व को समझा एक इंसान होने के नाते कि ईश्वर ने मुझे अगर भेजा है तो ये रिपोर्ट बनाने के लिए तो नहीं भेजा होगा। ये मैंने अपने आप से पूछता था कि रिपोर्ट से होता क्या था। उदाहरण के तौर पर ध्रुव जी हमारे बॉस हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं और मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ में बैठा हूं। वहां पर नक्सली एरिया वाला मामला है। मैं पत्तों में छिपकर रिपोर्ट करके जा रहा हूं और लेके और ध्रुव जी को मैंने भेज दिया। मैंने कहा सर ये बहुत मुश्किल से रिपोर्ट आई है और इसको चलवा दीजिए। ध्रुव जी ने नहीं चलवाई। तो उस व्यक्ति का क्या काम बचा? ईश्वर ने केवल उसे उसके लिए ही भेजा था? नहीं, वो चीज मैंने महसूस की कि नहीं, ये चीज मुझे लगता है कि मेरे लिए नहीं बनी है। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। कोई कवि बनता है, कोई किताबें लिखता है, कोई कुछ करता है। मैंने कहा ये चीज तो नहीं है। मुझे समाज का दूसरा जो पक्ष है उसको देखते हुए मैंने कहा नहीं, बदलाव लाना जरूरी है। मैंने कहा बदलाव लाना जरूरी है। वहीं से फिर मैंने मीडिया को टाटा बाय बाय गया। नहीं, बिल्कुल आपने एकदम सही बात बोली है कि आज के टाइम में ह्यूमैनिटी जीरो होती चली जा रही है लोगों की। ध्रुव जी एक चीज और, एक लाइन और ऐड करेंगे कि एंजाइटी, डिप्रेशन एसी में बैठे एंकराओं को भी है। हाँ, सभी को है। दिखाते नहीं है, बोलते नहीं है, क्योंकि चमक धमक की दुनिया अगर आप देखेंगे ना, इसकी उम्र बहुत छोटी है। बहुत छोटी दुनिया है चमक धमक की। ये लोग चमक धमक में इतने अंधे हो चुके हैं, न जाने कितने लोगों का नुकसान इन्होंने किया है। मान लो उदाहरण के तौर पर महंगाई जब बढ़ती है, एक एज ए जर्नलिस्ट के तौर पर, जर्नलिस्ट का सवाल काम क्या है? सवाल उठाना। क्योंकि प्रणाली बटी हुई है ना, न्यायपालिका, जजमेंट, कार्यपालिका कि भाई जो कानून बना है उसको लागू करा दो, विधेयक पालिका, कानून बना दो संसद में, विधानसभा में, और पत्रकार का कि इन तीनों पर नजर रखो कि कहीं कोई डिग तो नहीं रहा है। जहां से भी अपने कर्तव्य से विमुख होगा आप रिपोर्ट कर दो। यही तो होता है। बहुत आसान भाषा में मैंने समझाया कि यही काम होता है एक जर्नलिस्ट का। अब पता चल रहा है कि महंगाई की रिपोर्ट कर रहे हैं, जेब आपकी कटी है, लेकिन फिर भी वहां से जो कान में लगा रहता है ईपी, वहां पर बताया जा रहा है कि चेहरे पर मुस्कान लाओ, हंसो और पढ़ो एकदम अच्छे से खबर, क्योंकि उसको पता है कि ईएमआई मेरी 24,000 जाने थे। क्योंकि एंकराओं को, जैसे इसमें भी सेलिब्रिटी टाइप का है ना, कुछ 4-5 लोगों को छोड़ दो, मात्र गिने चुने, बाकी जितने भी जो टीवी पर दिखने वाले हैं वो सब बहुत परेशान है, बहुत हैरान है। और सबसे ज़्यादा परेशान मैं बता चुका हूँ कि कौन परेशान है। वो मामूली सा रिपोर्टर जिसको अपना घर देखना है, पेट्रोल डलाना है, माँ की दवा भी लानी है, पिता की डांट भी सुननी है। पिता कह रहे हैं ना कि हम तुझे समझाते थे कि पढ़ ले, अच्छा बन जा, नहीं, लेकिन तब तो तुझे रिपोर्टर ही और पत्रकार ही बनना था, अब बहुत। तो इसलिए फिर मैंने मीडिया को कहा कि अब नहीं, ये मेरे लिए नहीं बनी।
बिल्कुल सर, स्पिरिचुअल पाथ भी बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअल, क्योंकि एक मीडिया रिपोर्टर जब रिपोर्ट करता है जब हो चुका होता है, हो चुका होगा बिल्कुल। लेकिन स्पिरिचुअल पाथ जो मैं कह सकता हूँ एक हीलर होता है या एक लाइफ कोच होता है या गुरु होता है, वो होने ही नहीं देता। बिल्कुल, वो होने ही कोशिश नहीं करता देता। है कि जो गलत हो रहा है हम उसे पहले ही रोकें। पहले ही रोकें। मैं आपको एक दो दिखा भी सकता हूँ कि अभी मेरे पास 2-3 लोगों के जब मेरे सूट्स जाते हैं, अभी मैं ऊर्जा सत्र कर रहा हूँ, 10 से 12 सत्र कर चुका हूँ, अभी तो ऑनलाइन है, लेकिन आने वाले समय में शायद एक नेक्स्ट मंथ में रांची में सत्र है और एक लखनऊ का सत्र है, जहाँ पर मैं पब्लिक के बीच में जाकर सत्र को समझाऊंगा। अच्छा, देखिए वहाँ पर भी यही आ रहा है कि हम ना बहुत परेशान हैं, हम अंदर से टूट चुके हैं, हमको आत्मज्ञान प्राप्त करना है जी, हम बहुत कोशिश कर चुके। वहां पर भी ध्रुव जी हम यही कहते हैं कि यही तो आपकी वो है कि आप कोशिश करना, जब आप परेशान हैं, हैरान हैं, तब आदमी को ये चाहिए कि वो कोशिश करना बिल्कुल बंद कर दे। मैं इसको कैसे वो कर सकता हूं, देखिए, जब आप नदी के किनारे बैठे हों और आपने पैर नदी में डाल दिए, मिट्टी उठ जाएगी, मिट्टी तो उठेगी। आप परेशान हैं तो इसका मतलब आपकी तरंगों ने कुछ ना कुछ तो आपकी तरंगों ने चाह लिया ना। आप परेशान इसलिए हैं कि आपको BMW नहीं मिल पा रही, आपको फॉर्च्यूनर नहीं मिल पा रही, आपको धन नहीं मिल पा रहा, परेशानी वही है। तो आपने नदी में पैर डाल दिया, मिट्टी उठी, अब आप एकदम मिट्टी उठते ही आप हैरान हो गए, मतलब मिट्टी नहीं है, वो डिप्रेशन है, एंजाइटी है। अब वो कैसे जाएगा? खूब कोशिश करिए, आप लगातार कोशिश करिए कि मिट्टी को हाथ भी लगाइए, पैर भी डालिए कि कैसे भी करके ये नीचे चली जाए। नहीं, और जैसे ही आप कोशिश करना बंद कर देंगे वैसे ही वो मिट्टी आराम से नीचे चली जाएगी। तो जब आप बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं, तो वो किसी चाह के लिए होते हैं कि हमको ये चाहिए थी और देखो उम्र बढ़ती जा रही है और हम पा नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए आप कोशिश करना और सोचना। हमको एक बहुत बड़े लीडर की एक बहुत अच्छी बात याद आती है हमेशा। उनसे पूछा गया कि आपको इस पद पर रहना है, मिल जाएगा कि नहीं मिल पाएगा। उन्होंने कहा, देखो भाई साहब, मैं ईश्वर को मानने वाला आदमी हूं, यदि मेरे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, तो मिलेगा ही मिलेगा, और नहीं होगा तो आप नहीं दे पाओगे। तो कहने का मतलब जो स्पिरिचुअल की जर्नी है, उस जर्नी में हम अपने आप को तो देख ही रहे, लेकिन हमारे साथ में 4 लोग जो जुड़े हुए हैं वो भी इसमें बहुत संतुष्ट और उन चीजों को मान रहे हैं। तो कौशल जी, जो एक स्पिरिचुअल फाउंडेशन आपने स्टार्ट करी है, तो सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि 100 का मतलब क्या है, क्योंकि शायद बहुत सारे लाखों लोगों को ये नहीं पता होगा कि 100 का मतलब क्या है। उसके अलावा इसको स्टार्ट करने के पीछे कोर उद्देश्य क्या था आपका? कि जैसे हर एक फाउंडेशन के पीछे एक उद्देश्य होता है कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में काम करना, और भी तो सब लोग जान चुके होंगे कि आप मेंटल पीस पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। फिर भी एक बार आप प्लीज इलेबोरेट करें सो दैट कि सभी लोग इसको अच्छे से समझ पाए। देखिए, स्व का सीधा और बेहतरीन अर्थ मैं आपको बताने जा रहा हूं। स्व का मतलब है अपनी आत्मा को जानना। स्व का अर्थ है जब आप अपने को साक्षी भाव से देखते हैं, और यह बहुत कम हो पाता है जब आप अपने ही साक्षी भाव को देख रहे हैं, जब आप अपने अंदर जाकर चीजों को देखते हैं। कहते हैं सबसे बड़ा संवाद आत्म संवाद होता है, खुद से संवाद होता है। आप कभी खुद से संवाद करके देखें। आप आईने में अपने आप को देख रहे हैं और टकटकी लगा के 2 मिनट तक देखेंगे बिना पलक झपकाए, आपका चेहरा धुंधला हो जाएगा। आप ये प्रयोग करके देख लो, आपका चेहरा धुंधला हो जाएगा। अब आप कहोगे कि धुंधला तो ये होगा क्योंकि आंखों में पानी आ जाएगा। वो पानी नहीं है, पानी तो क्योंकि शरीर आपकी आंखों का आ रहा है ना, लेकिन आप जिस चीज को देखना चाह रहे हो वहां का 0.01% मतलब वो आत्मा को परमात्मा तक पहुंचने की जो यात्रा है, समझ लीजिए कि आपने आरंभ कर दिया। आपको बहुत मेंटल पीस मिलेगा, आपको मौका मिलेगा जानने को। और
जब आप स्वयं को जानना छोड़ दीजिए कि अभी अचानक से, ये कहना बहुत शाब्दिक अर्थों में बहुत आसान हो जाता है। उदाहरण के तौर पर आपको जीना पड़ता है, इसके लिए अंदर तक जाना पड़ता है। अब उदाहरण जैसे पानी की बोतल रखी है, अब मैं कहूं पानी पानी पानी, तो क्या मेरी प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी, हमको पानी पीना ही पड़ेगा। उसी तरीके से जब मैं ये कह रहा हूं कि आपने अंदर झांको, अपने अंदर की चेतना को जगाओ, ऐसे नहीं जागेगी। आपको उसके लिए उतरना पड़ेगा मैदान में। मैदान पूरा खाली है, आपको इस दुनिया में कोई कुछ नहीं दे सकता है। आप जो चाहें वो आप पा सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक ईश्वर रूपी ही आपके रूप में बैठा हुआ है। हम उसको पहचान ही नहीं पा रहे। हम किससे मांग रहे हैं? हम अपने अधिकारियों से मांग रहे हैं, हमसे जो बड़ा है उनसे मांग रहे हैं कि भाई साहब मैं आपका असिस्टेंट बन जा रहा हूं, मैनेजर बन जा रहा हूं, कृपया हमको एक फॉर्च्यूनर दिलवा दीजिए। यही हो रहा है ना। ये जो है ना ध्रुव जी, माइंड, हम इसको कमांड दें या ये हमें कमांड दे। जिस दिन ये समझ लिए, स्व बहुत बहुत आसानी से आने वाला है। जैसे ईश्वर कहता है ना कि मुझ में बैठकर और कह रहा है कि मुझको ही ढूंढो। है आसान, लेकिन है बहुत कठिन। तो स्व का तो अर्थ ही ये हो गया, बहुत आसान शब्दों में बता दिया। अब आपका सवाल था कि इसका कोर मुख्य उद्देश्य है क्या? बिल्कुल, इसका कोर मुख्य उद्देश्य ये है ह्यूमैनिटी, मानवता, इंसानियत, जिसकी कमी आज हर जगह है, हर जगह। ऐसी कोई चीज नहीं है ध्रुव जी जो आप यहां पर ना मंगा पाए। ऐसी कोई चीज हो सकती है, चाहे वो यूएसए में हो, विदेश में हो, आप फोन को उठाएंगे और तुरंत ऑर्डर कर देंगे, लेकिन आ जाएगी। लेकिन इंसानियत को आप नहीं मंगा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इंसानियत, मानवता हमारा स्वभाव है, और स्वभाव को उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित ही कर सकते हैं। मान लीजिए मैं पहले जर्नलिस्ट था, फिर मैंने ऊर्जा को परिवर्तित करके मैं स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहा हूं। तो स्व ये चाह रहा है कि आपके सामने, आपके घर के सामने, आपका तो महल बना है, और आपके घर के सामने एक टूटी फूटी झोपड़ी है जिसमें पानी टपक रहा है, उसको ठीक करा दो। ये स्व कह रहा है, स्व स्पिरिचुअल। अब आप कहोगे कि भाई साहब मैंने तो अपना पैसा बड़ा मेहनत से कमाया है, मैं इनको क्यों दे दूंगा सामने वालों को? बिल्कुल लाजमी है ना। मैं कहता हूं कि आप पैसा भी मत दो, पैसा देने की बात ही नहीं, पूरी झोपड़ी भी मत बनवाओ, लेकिन जो पानी टपक रहा है ना उसको तो बंद करा दो। कुछ तो करो, आप केवल इंसानियत का परिचय तो दो। आप पानी बंद करोगे, 10 लोग आके मिलके, हो सकता है कि उनका घर बहुत आसान और बेहतरीन बन जाए, ताकि वो भी एक इंसानी जीवन जी सके, बहुत बेहतरीन तौर पे जी सके। तो स्व का ये है जो मुख्य कोर जो है कि मानवता, इंसानियत। हम मंदिरों में जाते हैं, घंटों पूजा करते हैं, कोई दो राय नहीं, लेकिन उसी मंदिर के बाहर एक भिखारी मिल जाए, हम पैसा दे देते हैं। दूसरा मिल जाए, फिर हम देखने लगते हैं कि लो बिस्किट है यार ले लो। तीसरा मिल जाए तो झड़क देंगे, यार 2 को तो ये दे के आए। कितने भिखारी बैठे, कितने भिखारी बैठे, 2 को तो अभी दे के ही आए। कहां गई इंसानियत? कहां गई इंसानियत? उसको हमें डेवलप करना है कि भिखारी 1 या 2 नहीं है, भिखारी आपकी सोच है। आप देख ही नहीं पा रहे हो कि सामने कौन है। बाद में आदमी पछतावा करता, मान लो पहला दूसरा आपने दे दिया, एक को पैसे दिए, कोई बिस्किट दिए, तीसरे को टिफिन दे दिया कि नहीं खा पाए, लो भाई आप खा लो, हम तो दयावान हैं, कोई दिक्कत नहीं। और चौथा भगवान के रूप में आ जाए, तब फिर आप कहोगे हमसे बहुत बड़ी भूल होगी, तपस्या आप कर नहीं पाओगे 108 वर्षों की, क्योंकि आपकी उम्र ही नहीं है। यहाँ तो अब एनसीआर में रहने वाले की उम्र कितनी है? 60-65। तो स्व का ये कोर मुद्दा है, और इसमें 2-3 जो प्रोजेक्ट हैं जो मुख्य रूप में हैं। तो इस तरीके से स्व स्पिरिचुअल फाउंडेशन कार्य कर रहा है। तो कौशल जी हम आगे बढ़ते हैं पॉडकास्ट में जी।
मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ और हमारे व्यूअर्स भी समझ पा रहे होंगे, आप जिस कार्य को कर रहे हो उस कार्य को पहले भी बहुत लोग कर चुके हैं, ह्यूमैनिटी को जगा चुके हैं। उसमें एक बहुत बड़े विचारक, फिलोसफर कह सकते हैं हम उनको, आचार्य रजनीश, जिनको ज्यादातर लोग ओशो के नाम से ओशो जानते के हैं। नाम से, हाँ हाँ। उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत, मैं कह सकता हूँ कि सेमिनार करे होंगे, कैंप लगाए होंगे, बहुत लोगों को ज्ञान दिया। तो आप ओशो को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आपने जो कहा उनके बारे में वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे इस संपूर्ण भारत में 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में मेरी नज़र में हर व्यक्ति ओशो है। एक रिक्शा चालक भी विचारक है। वो शाम में विचार करता है कि कल हम ऐसी कौन सी योजना बनाएं जिससे कि हम अपना जीवन बहुत अच्छी तरीके से जी सकें। एक गरीब घर में वो भी, उसका पूरा परिवार विचार करता है कि हम ऐसी कौन सी योजना बनाएं कि हमारी तकलीफें दूर हो जाएं। अब मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं? क्योंकि ओशो के पास संसाधन थे, लोग थे, इसलिए उन्होंने हर कही गई बात को किताबों के रूप में आपके समक्ष रख दिया। अभी आप और हम क्या कर रहे हैं? डॉक्यूमेंट कर रहे हैं ना इस बात को। जो भी चीजें हम लोगों के बीच में हुई, ये दस्तावेज हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि जितने कुएं हैं उनमें अलग अलग पानी है। उस हिसाब से जैसे रजनीश और ओशो को जब आप सुनेंगे या फिर उनके बारे में वो करेंगे, तो उन्होंने अपनी कही गई बातों को, अपने अनुभव को किताबों के द्वारा लोगों तक पहुंचा दिया। अब वही धीरे धीरे लोगों तक, अब मानना न मानना किताबों लोगों के ऊपर रहता है। अभी मैं समझता हूं आप जो काम कर रहे हैं, आने वाले समय में हर व्यक्ति को, मैं ये कॉमन बात कह रहा हूं, हर व्यक्ति को पूरे जीवन में 2 किताबें जरूर लिखनी चाहिए। उनसे क्या फायदा होगा? उनसे ये फायदा होगा कि जो आपके बेटे होंगे उनको आप अपने अनुभव बताएंगे। ये बताएंगे कि हमने क्या गलती की थी, वो गलती आप मत करना। बिल्कुल। हम क्या देते हैं अपने बच्चों को? हम उनको महल दे देते हैं, पैसा दे देते हैं, फिर वो अपनी विरासत को बचा नहीं पाते हैं। वो मदिरा पी जाएंगे और आप दुखी हो जाओगे कि हमने कितने मेहनत और कितने कष्ट से अपना वर्चस्व बनाया था। हमने तो 7 पीढ़ियों का सोचा था कि मैं तो इतना कमा के जा रहा हूं कि 7 पीढ़ी भी खत्म नहीं कर पाएंगे, ये तो पहली पीढ़ी ही वाला ही निपटा दिया। क्यों? क्योंकि हमने उनको धन, दौलत, पद भी मतलब मंत्री का लड़का मंत्री ऐसे ही नहीं बनता है ना, सब कुछ दे दिया, लेकिन क्या नहीं दे पाए? अपने अनुभव। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति को जीवन में कुछ करे न करे 2 किताबें अवश्य लिख दे। ओशो के द्वारा कही गई हर बात आज मार्केट में उपस्थित है, संसाधन की वजह से। रिक्शा वाले के पास संसाधन नहीं, कहां से डॉक्यूमेंटेड कर लेगा? बिल्कुल, आपकी इस बात में मैं कहूँगा हर शब्द में एक सच्चाई है कि हर व्यक्ति आज के टाइम में ओशो है, बस उनके पास संसाधन थे और लोगों के पास नहीं है। नहीं है। बिल्कुल सत्य बात है। तो हम आगे बढ़ते हैं, वापस हम सर स्व फाउंडेशन स्पिरिचुअल पर आते हैं। तो आप अपने कुछ एक ऐसे ग्राउंड प्रोजेक्ट बताएं जो अभी आप कर रहे हो लोगों की भलाई के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। मेरा पहला प्रोजेक्ट, मेरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो माइका प्रोजेक्ट है। ओके। प्रोजेक्ट का नाम है माइका। माइका वो जो बेटी ससुराल से जब बेटी ससुराल जाती है माइका तो उसके लिए सबसे सुरक्षित स्थान ससुराल में रहते हुए वो माइका होता है। जब पत्नी अपने पति से कहती है ना कि ज्यादा करोगे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, अभी मेरे पिताजी जिंदा हैं, मायका उसे सबसे सुरक्षित स्थान लगता है। जब पिताजी नहीं होते हैं कई बहनों के, तो कहते हैं मेरे भाई हैं, मेरे भतीजे हैं, लेकिन मायका हम चले जाएंगे। मैंने देखा ध्रुव जी
एक दो लोगों को जिनकी मैंने मदद की ग्राउंड लेवल पर, हमको सूचना मिली कि एक बहन बहुत गरीब जिसकी 2 बेटियां थीं, उसने संपर्क किया कि ऐसे से बात है, और जिस घर में रह रहे थे एक छोटा सा कमरा, और ऐसा कमरा जिसमें आप या कोई भी व्यक्ति 1 मिनट तक रुक नहीं पाएगा। वहीं पर गैस चूल्हा रखा हुआ है, 2 बेटियां हैं, और सबसे दर्दनाक मैं आपको बताऊं, वो महिला 2 महीने से एक ही सूट को पहन रही थी। कोई नहीं पहन पाएगा, एक ही सूट को, मरने के कगार पर थी। क्यों? क्योंकि उसके पति ने उसको छोड़ दिया था। जब इस बात की जानकारी वो अपने जब माँ को देती थी, पिताजी को देती थी, माँ क्या कहती हैं? आज हर माँ का उत्तर वही है, और मैं माँओं से कहूंगा, माँ का उत्तर रहता है कि बेटी अब तो हमने तुम्हारी शादी कर दी, तुम्हारा भाग्य है ना। हम अपने डिसीजंस, हम हर चीज को ध्रुव जी भाग्य पर नहीं दे सकते हैं कि मेरे भाग्य में ऐसा नहीं लिखा था ना। पहले जब हम भाग्य और कर्म की बात करते हैं, मैं आऊंगा माइक पर, लेकिन इसको समझा दूं ताकि लोगों को समझ आ जाए। पहले हम ये देखते हैं इंटेंशन। जब हम कोई काम करने वाले होते हैं ना, तो हम पहले, हमारा ऑटोमेटिक क्या बनता है, इंटेंशन क्या है, सकारात्मक या नकारात्मक है। फिर आता है डिसीजन कि करना है कि नहीं करना है, और फिर आता है कर्म, और बाद में है फल। हम डायरेक्ट इंटेंशन और डिसीजन को तो मानते ही नहीं है। हम सीधा कहते हैं कि कर्म हमारे खराब थे इसलिए मेरा भाग्य खराब हो गया। हमने इंटेंशन और डिसीजंस को नहीं समझा ना। तो मैं उस बहन से जब मैं मिला, तो ध्रुव जी मैं आपको बता नहीं सकता हूं, मैं रो गया था। मैंने कहा कि इतनी दुर्गति। फिर मैंने पांडे जी और सुदीप को मैंने कहा कि यार ऐसे से बात है, तो क्या करना चाहिए। तो मैंने कि मैं मदद करूंगा और कुछ सोचेंगे। तो फिर मैं उस महिला, उस बहन की, मैंने कहा कि एक काम करो, सबसे पहले तो ये पैसे पकड़ो, तुम अपने बच्चियों के लिए, 2 बेटियां थीं, और देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत जब कोई गरीब रहता है ना, दुख तो होता ही है, लेकिन ईमानदार बहुत होता है। वो बहन पैसा लेने से मना कर रही थी, करी भैया हमको कुछ काम दिला दो, काम खुलवा दो। मैंने कि खुलवाएंगे, लेकिन अभी की जो स्थिति है वो तुम करो। तो मैंने कपड़ों के लिए पैसा और कहा कि पूरे घर का राशन 1 महीना के लिए तुम भर लो, उसके बाद हम आगे की प्लानिंग करेंगे। हम लोगों का फिर मंथन हुआ और कहा कि एक काम करते हैं, इसको कैसे खड़ा किया जाए, क्योंकि ये समस्या सिर्फ एक की नहीं है, ये समस्या एक की नहीं है। हम लोगों ने उसको पूछा कि आपका इंटरेस्ट किस में है। जैसे होता है ना कि आप थोड़ा सा, क्योंकि वो मैं बेचारी बहन पढ़ी लिखी भी नहीं थी, है ना। तो मैंने कहा जो इंटरेस्ट होगा, जैसे आप ब्यूटी पार्लर का, जब आप ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे तो आप वो कर लो, बुटीक का कर लो, या कहीं जॉब करना है तो वो भी हम देख लेते हैं। तो उसने कहा भैया, हम पूछे उसको, हम खाना पीना आराम से बना लेते हो, चाय वगैरह, कि हाँ। फिर मैंने उसको स्व स्पिरिचुअल फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित एक चाय की दुकान खुलवा दी। ओके, क्या बात। ठीक। और मैंने शर्त रखा, मैंने कहा देखो, मान लो उदाहरण के तौर पर मैंने 25 से 30 का खर्चा था, वो रेडी टाइप में सारा सामान। मैंने कहा कि आपको ये 25,000 वापस करने हैं, ताकि हम आप जैसे दूसरे की भी मदद कर सकें। और इससे क्या होगा कि आपकी रोजमर्रा, मतलब रोज की जो महीने का रेंट हो गया, है ना, आप बाहर रह रहे हो, महीने का रेंट हो गया, बच्चों के कपड़े, आपके कपड़े, अब आपको किसी के यहाँ पर, मतलब आपको मदद, भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, आप अपने पैरों पर खड़े हो। जिस दिन ध्रुव जी मैंने ये किया, उस दिन हम लोगों ने ये तय किया कि हम एक माइके प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम कई ऐसे ऐसे संस्थान को जोड़ रहे हैं जो कोर्स करा सकें। ब्यूटी पार्लर का कोर्स करा दें, सिलाई मशीन का कोर्स करा दें, है ना, उनको पैरों पर खड़ा हो सके, ऐसा कोर्स। अब जितनी भी बहनें, क्योंकि हमारी भी कैपेसिटी है, अभी देश की, मतलब समझो कि लाख लोग संपर्क कर लें तो हमारा तो फेल हो जाएगा ना। तो पहले हम पूरे देश भर में अपने वॉलंटियर से कह रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा बेसिक नीड है, जिसका कोई नहीं आगे पीछे,
न माँ है, न भाई है, न कोई नहीं इस दुनिया में, और वो मौत के कगार पर है, उसका भाई है जिंदाबाद। हम उसको यहां पर रख के एक हम सेंटर बना रहे हैं, मतलब एक हॉस्टल टाइप का, और उसका पूरा संचालन महिलाओं के ही ऊपर रहेगा। वहां पर आके उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको हम स्किल के आधार पर पैरों पर खड़ा करेंगे, और उस मायके से फिर हम विदा करेंगे कि अब आप पैरों पर खड़े हो गए हो, जाओ कमाओ और वो करो। इस तरीके से पहला प्रोजेक्ट हमारा मायका, जो कि लागू हो चुका है, चालू हो चुका है। चीजों को मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है। मैं आपको बताऊं, मैं सो नहीं पाया था उस रात, जब मैं हम और पांडे जी दोनों लोग वहां पर गए थे उसके कमरे पर देखने, क्योंकि कई बार होता है ना कि देख के तो आते हैं कि क्या क्या मसला है क्या नहीं। हमने देखा तो इस तरीके से हमारा एक प्रोजेक्ट जो है वो मायका है। दूसरा हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसको मैंने करीब से भांपा है, और वो शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ है। शिक्षा बेहद जरूरी है ना, लेकिन मिल कहां पा रही है। आज हम लोग ग्रेटर नोएडा में बैठे हुए हैं। इस ग्रेटर नोएडा में कम से कम कितनी यूनिवर्सिटियां आप मानते हैं? 100 से ऊपर होंगी। वहां क्या हो रहा है? वहां एनुअल फंक्शंस के वीडियोस आप देख लेंगे तो आपकी आंखों में शर्म से आप देख नहीं पाएंगे। माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, बुद्धिमत्ता के नाम पर बिल्कुल जीरो है ही नहीं, कुछ आता ही नहीं। जब मैं काम कर रहा था चैनल्स में, वहां बच्चे आते थे इंटर्नशिप के लिए, हम पूछते थे उपराष्ट्रपति जी का नाम, गूगल करना पड़ता था उनको। हम पूछते थे कि भाई ये काम करो, बैठे हुए हैं। पूछे कि आपकी साल भर या जो 3 साल आपने किया है फीस कितना था? कहे 22 लाख खर्च हो गया। बताइए। तो उसी संदर्भ में मैंने जब करीब से और गौर से देखा, तो हम लोगों ने सोचा कि एक इस देश में, आपने देखा होगा, आप तो पढ़ा भी होगा, इतिहास में हम लोगों को नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र होता है कि नालंदा विश्वविद्यालय हमारा महान विश्वविद्यालय था, जिसको जला दिया गया था। लेकिन ध्रुव जी, मैं बड़े दुख के साथ इस बात को, बड़ा मुझे अंदर से दुख है कि हम दूसरा नालंदा नहीं बना पाए। हम सब कुछ बना गए। हमने आईटी के क्षेत्र में बहुत कुछ किया, हर किसी भी क्षेत्र में हम भारत पीछे नहीं है ना, हम आगे हैं। लेकिन दुख है जब आप डीप सोचोगे कि वो नालंदा हम दूसरा पैदा नहीं कर पाए, बना नहीं पाए। अब बात ठीक है कि सरकार ने नजर पड़ी तो उस नालंदा का कायाकल्प हुआ है, इसके लिए मैं सरकार को साधुवाद भी दूंगा, लेकिन दूसरा नहीं बना पाए। ये दर्द मेरे अंदर था। तो हमने एक यूनिवर्सिटी की, ऐसा समझिए कि नींव रख दी है ना। और मैं आज, क्योंकि जो चीज़ हम भी अपनी दस्तावेज बना रहे हैं ना, डॉक्यूमेंट इसको कर रहे हैं, तो आज इस बात को कहूँगा, क्योंकि ताकि हम आने वाले समय में मुकर न जाएं, एक यूनिवर्सिटी स्व स्पिरिचुअल आपको देगा। और क्योंकि यूनिवर्सिटी एक बड़ा प्रोजेक्ट है तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, क्योंकि चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मेरे द्वारा, स्व स्पिरिचुअल के द्वारा एक विश्वविद्यालय इस देश को मैं समर्पित करूंगा, और वहां शिक्षा नहीं, संस्कार दिए जाएंगे। वहां राशि पे तो कोई बात ही नहीं होगी कि हमारी यूनिवर्सिटी की फीस क्या रहेगी। वहां पर दक्षिणा वाला हम मामला चलेगा कि आप दक्षिणा के हिसाब से, क्योंकि मैं वहां पर डिग्री तो नहीं दूंगा ना, मैं वहां संस्कार ही दूंगा। और वहां पर सबके लिए अलाउ भी नहीं होगा। अभी हालांकि उस पर सुदीप मणि त्रिपाठी जी और पांडे जी से चल रहा है मंथन कि एडमिशंस और उस तरीके से कैसे करेंगे। तो वहां पर एक कह सकते हैं कि दूसरा नालंदा बनाने का प्रयास करेंगे। नालंदा हालांकि बहुत बड़ी चीज है, हम लोग तो उतने नहीं समझते हैं अपने आप को, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि इस देश को एक विश्वविद्यालय कौशलेंद्र के माध्यम से, स्व स्पिरिचुअल के माध्यम से समर्पित हो जाए। बस ये हमारा एक बड़ा और ड्रीम प्रोजेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। एक ऐसा विश्वविद्यालय जो शिक्षा के साथ आपको संस्कार भी देगा। बहुत बढ़िया सर, और हम सभी की शुभकामनाएं आपके साथ कि आप जल्दी वो यूनिवर्सिटी स्टार्ट करें और हम सबको बुलाएं। बिल्कुल, हम बिल्कुल। उसका भी कुछ शूट वगैरह प्लान करें और अपने व्यूअर्स को दिखाएं। बिल्कुल कि हमारे देश में ऐसा भी कुछ हो रहा है। तो जो यूनिवर्सिटी आप प्लान कर रहे हो और जो इस पे आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है,
तो अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा कि शिक्षा के साथ संस्कार भी देंगे, तो जो संस्कार वाला पार्ट है वो आप कैसे रोपित करेंगे बच्चों में? बिल्कुल, देखिए इसके लिए हम लोगों का प्लान ये है कि हम, जैसे अभी हम लोग एनसीआर दिल्ली में बैठे हुए हैं, यहाँ हम स्कूलों में जाना आरंभ करना शुरू कर रहे हैं। स्कूलों में जाके प्रतियोगिताएं और बच्चों को समझाना कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, समझाना कि 7 इंच के मोबाइल से बाहर निकलना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस चीज को अनुभव कर रहे हैं कि जब से बच्चों के बीच में मोबाइल पहुंचा है, संस्कारों में कमी आई है। एक समय था, आपने भी देखा होगा, जब आपके हमारे हाथ में मोबाइल आया, हम लोग जब घर से बाहर आए तो हमारे वॉलपेपर पे माँ की तस्वीर होती थी, पिताजी की तस्वीर होती थी। आज बच्चों के वॉलपेपर पे किन की तस्वीरें हैं? आलिया भट्ट, ऋतिक रोशन और तमाम स्टार्स की। तो हम प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों को यह समझाने का प्रयास करेंगे कि आप ऐसे रास्ते पर चलो जहां आपका जो साथी बगल में बैठा है वो तुम्हारा ही भाई है, इससे कभी झगड़ना नहीं है, ये तुम्हारा ही हाथ है और ये तुम्हारा ही पैर है। हम कभी हाथ को ये नहीं कहते कि मेरा पैर का तुम नुकसान कर दो, करेगा ही नहीं। ये जो भाव है ये हम बच्चों में जगाने का काम कर रहे हैं और इसमें सफलता भी मिल रही है। बहुत बढ़िया सर। तो ध्रुव जी, हमारी टीम लगातार स्कूलों में संपर्क कर रही है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अभी हमारी उम्र, जैसे मान लीजिए 32 का हो गया हूं, हमारे पास कितना समय बचा है? 30, क्योंकि एनसीआर में रहने वाला आदमी 60-65 पर निपट जाएगा। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम नई पौध को तैयार करके जाएं, क्योंकि आने वाला भविष्य नई पौध का ही है। बिल्कुल। तो उन बच्चों को हम तैयार करें। तैयार ये संस्कार तो दे ही रहे हैं, लेकिन ये भी दे रहे हैं कि उनकी जो बुद्धिमत्ता है, उनकी जो सोचने का तरीका है, वो उच्च लेवल का होना चाहिए, ऊंचाई पर पहुंचना चाहिए। तो लगातार हम अपनी टीम के माध्यम से, अपने माध्यम से और पूरे देश भर में इस चीज को हम कर रहे हैं। अभी हमारा वही मैंने बताया भी था कि रांची में ऊर्जा सत्र लगातार मेरा आयोजित था। ऊर्जा सत्र जो है रांची में वो आयोजित होने वाला है, लखनऊ में होने वाला है, गुजरात में भी संपर्क चल रहा है। तो इन सत्रों के माध्यम से हम ग्राउंड पर जाके, 2 प्रकार के काम होते हैं। एक तो ऑनलाइन में आप जितना भी बोल सकते हैं बोल लें, लेकिन ऑनलाइन बोलने में अनुभव नहीं आएगा ना। वो वही बोलेंगे जो सुना सुनाया होगा, लेकिन उसमें मेरा क्या होगा? मेरा तो कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए हम धरातल पर जाकर नई पौध को तैयार करेंगे, बताएंगे कि कैसे जीवन को जीना है, किस तरीके से प्रेम को बढ़ाना है और किस तरीके से समाज को एक अच्छा और सच्चा समाज बना सके। यही है। क्या बात है सर। तो दर्शकों, आपने, पहले तो मैं सबका धन्यवाद करूंगा कि आपने हम अपना कीमती समय दिया और इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देखा। तो 100 स्पिरिचुअल फाउंडेशन से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर भी आ रहा होगा, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरी डिटेल्स मिल रही होगी। फाउंडेशन से रिलेटेड आपके कोई भी मन में सवाल है या आपको ऐसा लगता है कि इस पॉडकास्ट में हमने कुछ गलत बोल दिया, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दे दी, आपके दिल को ठेस पहुंचा दी है, या आप कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, तो कौशल जी की टीम, हमारी टीम हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। आप कमेंट सेक्शन में आके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। हम आपसे गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करो, क्योंकि एक नेक काम के लिए आप शुरुआत कर रहे हो। साथ में प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट कि हम सभी की फैमिली बड़ी होती चली जाए। कौशल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार कि अपना कीमती समय आपने दिया, यहाँ आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आप नेक काम कर रहे हो उसके लिए हमारी बहुत शुभकामनाएं। हमसे जो भरसक हो सकेगा हम बिल्कुल आपकी सहायता करेंगे। साथ में हम सभी व्यूअर से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि सर का सपोर्ट करें, फाउंडेशन में सपोर्ट दें अपना, और जो एक अच्छा इंसान काम कर रहा है उसमें आपका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। जैसे सर ने बताया कि
माइका प्रोजेक्ट है, बच्चों के लिए प्रोजेक्ट है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में सोसाइटी के लिए। फिर मिलते हैं हम एक और नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में, नए विचारों के साथ, नए व्यक्ति के साथ और नए मिशन के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, राधे राधे।